So in last class we have completed the evolution of life. Today we will start with interior of Earth. तो इंटीरियर ऑफ अर्थ, अगर आप अर्थ के अंदर जाकर कुछ जानना चाहते तो आप क्या करेंगे? खुदाई और डिगिंग, और क्या कर सकते हैं? समुद्र में अंदर जाऊंगा, ओशियन में अंदर जाएंगे। ओशन में जाइए। और ओशियन के अंदर क्या, हमें अर्थ के अंदर जाना ना, मिट्टी के अंदर बात करनी है, सरफेस के नीचे। हाँ, सरफेस के नीचे। और क्या क्या हो सकता है? जंगल में जाओ, क्या वोल्केनो कूद जाए जाके, ये मतलब जो शुष्क हो गया हो। वोल्केनोस की बात कर सकते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो। हाँ, एक्सटिंक्ट वाले और ठंडे वोल्केनो। अब देखो डिगिंग की जो बात करें, डिगिंग आज तक सबसे गहरी जो है गड्ढा 12 किलोमीटर में खोदा गया है कोला पेनिनसुला रशिया में। इससे नीचे हमारा गड्ढा नहीं खोद पाई। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है 12 किलोमीटर का। क्या तरक्की कर दी हमारी अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलो 6400 किलोमीटर। रेडियस डायमीटर है तो रेडियस है। रेडियस है। ये क्या है आपकी? रेडियस। सरफेस। सरफेस से आपके सेंटर की दूरी 6400 किलोमीटर है। मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 12,000 नहीं 12,800। ठीक है, जोड़ लिया। फिर वोल्केनोज। अब जो वोल्केनोज में क्या है, वोल्केनोज में जो लावा या मैग्मा बाहर आ रहा है वो कितनी डेप्थ से आ रहा है? काफी अंदर से। वो आपकी डेप्थ से तो आ रहा है, ये तो कंफर्म है ना। दैट मीन्स वो हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज देगा आपकी डेप्थ के बारे में। तो ये जो वोल्केनो जो आते हैं अप टू 400 किलोमीटर डेप्थ तक हमको बता देते चीजें निकाल के दे देते हैं। किलो। हाँ, किलो पे रिसर्च करो। 400 किलोमीटर गहराई से चीजें उठा के बाहर फेंक देंगे और आप क्या करेंगे? आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने वो पार्टिकल्स उठाए, चलो इनको लैब ले चलो। ठीक है। और क्या हम लोग माइनिंग करते हैं। माइनिंग बेसिकली हम डिगिंग में ही जोड़ सकते हैं, लेकिन माइनिंग जब हम करते हैं तो मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक जाते हैं। इससे नीचे डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि माइनिंग में क्या है, हम लंबी सुरंगें बनाते हैं। डिगिंग में क्या करना, हम सीधे चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनिंग में हमें इतनी स्पेस चाहिए होती है कि आदमी अंदर जाके खुदाई करे, वहां खतरा होता है कि मिट्टी धस सकती है। धंसने की तो सबसे बड़ी। तो ये क्या है, अब हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने के कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हो सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट सोर्सेज हैं। कोई दिक्कत है? नोट कर ले। लेकिन इनकी लिमिट है, ये हमें 400 किलोमीटर से अधिक कुछ भी नहीं बनाते, नहीं बता सकते हमको। They cannot tell us anything beyond 400 kilometers. ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेज का मतलब क्या है? वी गेट द सैंपल्स फ्रॉम दिस। ठीक है, हमें इनसे क्या मिलते हैं? सैंपल्स मिल जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और क्या है? हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में तो हमारे पास क्या है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आपको क्या है, टेम्परेचर के बारे में तो पता चल सकता है ना। यू कैन नो अबाउट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या होगा, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर अभी अर्थ पे ही मिल जाता है। लेकिन अर्थ में क्या होगा, अगर आप अर्थ के इंटीरियर में जाए, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो एट एवरी 32 मीटर देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, 32 मीटर नीचे जाएंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, द टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री एट एवरी 32 मीटर।
ये बात समझ में आ गई? तो भैया अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए सेंटर पे? 6400। भाई इस हिसाब से अगर 32 मीटर पे एक जा रहा है हाँ। तो हम 3200 नहीं, किलोमीटर कर रहे हैं। भैया 200 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। 3200 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? क्या? 3200 किलोमीटर कितना हम्म। होगा? हम बता रहे हैं 32 मीटर है ना, अरे ये तो हम्म। इंटू 1000 निकलना 6400 डिवाइड बाय 32। चलो 3200 मीटर लिखो, इससे काम चल जाएगा। 32 किलोमीटर नहीं, ये अब ठीक है। भैया 200 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये कितना है? 32 किलोमीटर है। अगर हम कहें कि 32 किलोमीटर, भाई 32 मीटर जाने पे एक पड़ रहा था, हाँ। 32 किलोमीटर जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। हाँ। ये बात तो समझ में आ गई ना सीधे सीधे। 32 किलोमीटर पे तो लगभग जब हम सेंटर पे जाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 2 लाख 2 लाख। डिग्री सेल्सियस से 2 लाख भी डिग्री सेल्सियस। ऊपर इतना हो जाएगा। तो क्या वाकई में अर्थ के सेंटर पे इतना टेम्परेचर है? नहीं। द सेंटर ऑफ अर्थ हैज अ टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस विच वी हैव रेड ऑन कहां पे? सरफेस ऑफ सन पे भी हमने पढ़ा था। कितना था वहां भी? अप्रोक्सीमेट 6000 डिग्री सेल्सियस था। सेंटर में नहीं करेंगे वो, उसकी वो सरफेस वो अर्थ सन की सरफेस पे है, ये अर्थ के इंटीरियर पे है। वो आपका गोला है, आपकी अर्थ आपका गोला नहीं है। अगर आपके सरफेस पे इतना टेम्परेचर होता तो आप यहाँ ना होते, धुआं धुआं हो गए होते। ये बात समझ में आ गई? टेम्परेचर टेल्स अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ बाय एवरी 32 मीटर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीजेस। कहां जाएंगे? नीचे जाना है, ठीक है? टुवर्ड्स द सेंटर ना। हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। टेम्परेचर एट द सेंटर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देन आफ्टर टेम्परेचर वी विल नो अबाउट प्रेशर एंड डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ सरफेस देखते हैं तो आपको डेंसिटी अप्रोक्सीमेट मिलती है 2.3 से 3। कितनी मिलेगी? 2.3 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात तो पता है। और इसकी एवरेज डेंसिटी क्या है? 5.5। अर्थ की एवरेज डेंसिटी क्या है? 5.5। तो हमने कैलकुलेट किया, हमें इससे अंदाजा पता चल गया कि अर्थ के सेंटर पे अप्रोक्सीमेट 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी है। सरफेस ये सेंटर पे, सरफेस पे ये कॉन्टिनेंट की है, ये ओशनिक फ्लोर की है। और ये 5.5 किसकी है? एवरेज है। एवरेज। बीच में अगर जाओ ठीक है। भाई आपके पास कॉन्टिनेंट्स में भी रॉक्स है, हाँ। उसकी डेंसिटी 2.3 है। फिर आपके पास ओशनिक रॉक्स है, हाँ। ओशियन के अंदर ही पत्थर है, उनकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 3 है। ठीक है। एवरेज हमारी आपने कहा 5.5 है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, भाई एवरेज आपको पता है, एक नंबर पता है 2 नंबरों में से, तो आप निकाल सकते हैं ना दूसरा नंबर। तो हमें पता चलता है वहां पे कि हमारे अर्थ के सेंटर पे डेंसिटी कितनी है? 30। तो अलग अलग लेयर से मतलब अलग अलग डेंसिटी रही होगी। और हमें इससे क्या मिलता है कि अलग अलग मटेरियल्स की भी तो अलग अलग डेंसिटी होती है। हाँ। भाई हमें अंदाजा लगा दिया कि क्या है, सिलिका की डेंसिटी ये होती है। सिलिका की डेंसिटी आपको पता है? सिलिका की डेंसिटी आपने लैब में निकाल ली, फिर आपने अर्थ के अंदर जाके पता किया कि यहाँ इस पॉइंट पे डेंसिटी क्या है? सेम है सिलिका। तो आपको अंदाजा क्या हो जाएगा कि कोई मटेरियल है विच इज सिमिलर टू सिलिका, और हो सकता है सिलिका भी हो, है ना? एल्यूमिनियम की डेंसिटी आप लैब में निकाल लेंगे। फिर आपने अर्थ के अंदर से जो मटेरियल निकाला है, अर्थ के अंदर से आपको जब डेंसिटी पता चली, अरे ये जो डेंसिटी है एल्यूमिनियम की डेंसिटी के बराबर है, मतलब अर्थ में क्या है? एल्यूमिनियम भी है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। तो डेंसिटी ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है। फिर इसके बाद प्रेशर।
द प्रेशर से हमें क्या पता चलता है? अगर आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हो, सॉलिड के मॉलिक्यूल हो और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो, वही बोलते हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब गैस होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। लिक्विड होगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से होंगे। मतलब डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और सॉलिड को देखेंगे तो बिल्कुल पास पास एकदम चिपके हुए हैं। अब देखो क्या होगा, अब इनके बीच में जहां मॉलिक्यूल्स कम है वहां प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर कम होगा ना। जहां थोड़े बढ़ गए मॉलिक्यूल्स वहां प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब सॉलिड होगा तो बहुत टाइटली पैक हो जाएंगे, मतलब उनके बीच प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होगा। तो क्या होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा स्टेट ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में स्टेट्स कैसे हैं, कहां पे सॉलिड है, कहां पे लिक्विड है। प्रेशर टेल्स अस अबाउट states in interior of earth. Note it down. ठीक है, ये तो क्या और क्या हो सकता है भाई? हमारे यहाँ क्या गिरते हैं अर्थ पे, कभी कभी आपने सुना मीटियोर्स गिरे हैं। हाँ ठीक है, मीटियोर्स आया, कॉमेट्स आए, ये सब अर्थ की तरफ मूव कर रहे थे तो इनके कुछ ना कुछ रिमेन्स अर्थ पे गिर गए। तो गिरने के बाद वो किसको मिल गए? साइंटिस्ट को या हम लोगों को मिले। अच्छा ये तो आपको पता ही है, ये जो मीटियोर्स और कॉमेट्स, ये प्लैनेट्स बने, ये सब बने तो सब अर्थ के साथ ही थे ना। सिंगुलरिटी भाई, जब सब एक साथ बने हो या एक ही चीज से बने हो भाई, सब के सब बिग बैंग से बने थे, सिंगुलरिटी थी, उससे बटे उसी से बने थे, एक ही मैटर से बने, तो सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। अब जैसे आप भी देख लीजिए, आपके घर में अगर भाई बहन है, अब आपके पेरेंट्स क्या है? ओरिजिन आपके पेरेंट्स है, वो कॉमन है, तो आप सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। आपके जीन सेम हो सकते हैं, हेयर कलर सेम हो सकता है, फेस फीचर्स कुछ लोगों के सेम होते हैं। ये इसका कारण क्या है? इन सबका ओरिजिन सेम है। इसी तरीके से क्या है, हमारे यहाँ जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मीटियोर, कॉमेट, प्लैनेट्स, गैलेक्सी एक्सेट्रा, ये भी क्या करते हैं? दे ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ या इंटीरियर ऑफ अर्थ, बिकॉज द मैटर इज सेम एंड दे आर मेड सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के बने हैं और सेम टाइम पे भी बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ एज दे वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम एज द अर्थ वाज फॉर्म्ड एंड सेम मटेरियल। तो ये क्या थे आपके इनडायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, इसमें कुछ लिखना है। अब देखो ये इनडायरेक्ट सोर्स, एक तीसरा सोर्स और है हमें अर्थ के इंटीरियर को जानने का, दैट इज द एनर्जी इनसाइड द अर्थ। एनर्जी इनसाइड द अर्थ। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या मिलेगी आपको?
ग्रेविटी, अगर न्यूक्लियर फोर्स के बाद में आपने किसी फोर्स को जाना है तो वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ का क्या है? अर्थ के सेंटर पे भी मास है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये मास है, तो जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वो नहीं बढ़ती क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ भाई फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, किसी चीज का इन्फ्लुएंस इतना है। ऐसे मेरा हाथ है थप्पड़, यहीं तक इसका इन्फ्लुएंस है। अगर तुम लोगों तक इन्फ्लुएंस आ जाए तो मजा आ जाए, मजा खड़े खड़े एक जगह। ठीक है, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सिर्फ अभी इतना है। ये ऐसे ही क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, हर एक ऑब्जेक्ट अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता ही है, वो डिपेंड करता है उसके साइज के आधार पे। ठीक है, अब आपने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1 m2 by r स्क्वायर पढ़ा है ना? G(m1m2)। हाँ वही G(m1 m2) upon r स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है ग्रेविटेशनल ठीक है। बेसिकली हमको फॉर्मूला नहीं, हमको यही समझना है कि इसका भी कुछ ना कुछ रोल होता होगा। कैसे होगा कि हमको अलग अलग जगह अलग अलग मास पता चलेगा। ये हमको पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट के पास हम गए, दो ऑब्जेक्ट थे भाई, दो ऑब्जेक्ट है, एक तरफ दो मार्कर, एक तरफ एक मार्कर है। अब एक बार कोई ऑब्जेक्ट आया सिंगल मार्कर की तरफ, तो उस पर जो पुल लग रहा था उसका अमाउंट कम था। ये कैसे पता चला? क्योंकि हम एक बार दो मार्कर के पास भी गए थे, तो वहां पे पुल क्या लग रहा था? ज्यादा लग रहा था। क्यों? इनका मास भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या पता चल रहा है? यहाँ पे अंदर मटेरियल अलग अलग है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद अर्थ की अपनी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब वो कैसे? क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर आपने क्या सुना है? बहुत सारे नीफे। हाँ, फे मतलब नीफे आयरन, और निकल मतलब नी मतलब निकल नी मतलब निकल। ठीक है, तो जो फेरस होता है, जो आयरन है मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, ये तो पक्का है ना? Yes. तो अब अर्थ के भी हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक Magnetic कैरेक्टर्स। तो मैं फीचर्स मैच कर रहा हूँ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो उससे भी हम क्या पता चलता है? वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके बाद जो खेल शुरू होगा वो है सबसे बड़ा खेल अभी तक का, दैट इज सिस्मिक वेव्स। वी हैव टू स्टडी द सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो अभी हमको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें? सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स पढ़ने के लिए, सिस्मिक वेव्स है क्या? बेसिकली दीज आर द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हम लोग सिस्मिक वेव्स की बातें कर रहे थे। सिस्मिक वेव्स की बात करें तो सिस्मिक वेव्स है क्या? पहली बात तो ये, या बेसिकली हम कहें, यहां से हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक, यानी भूकंप। अब देखो सिस्मिक वेव्स है क्या, कैसे प्रोड्यूसिंग? अब आपकी अर्थ है, अर्थ के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, जैसे क्या, कुछ टूट रहा हो, कुछ कंप्रेशन हो रहा हो। ठीक है, अर्थ के अंदर कोई एक्टिविटी होती है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, कंप्रेशन, कुछ टूटे, या वॉल्केनिक इरप्शन हो, या कोई डाइवर्जन हो रहा हो, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और जब वो एनर्जी रिलीज होती है, जिस जगह से एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है हाइपो सेंटर। क्या कहते हैं हम लोग? हाइपो सेंटर। और ये क्या करते हैं? ये एनर्जी रिलीज होकर अलग अलग जगह डायरेक्शन में मूव करती हैं। और जहां पे ये सरफेस पे इनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर।
तो जहां से ओरिजिनेट हुई हाइपोसेंटर, जहां पे इफेक्ट सबसे ज्यादा है वो एपिसेंटर। एपी सेंटर। ये बात समझ में आ गई है। तो क्या सेस्मिक वेव्स क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द इनर एक्टिविटीज इनसाइड द अर्थ लाइक ब्रेकिंग, कंप्रेशन, वॉल्केनिक इरप्शन और एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है आपके अंदर। तो जिस जगह हुई हाइपोसेंटर और जहां पे इफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ एपिसेंटर। अब देखो क्या है, अब ये जो आपकी वेव्स हैं ये बेसिकली क्या है, दो टाइप की है। एक है बॉडी वेव्स, इसको साफ करो। तो आपने क्या देखा, ये सिस्मिक वेव्स क्या निकल रही, जहां निकल रही वो हाइपोसेंटर है। अब आपने ये नहीं देखा कुछ बल्ब जैसा बिहेवियर कर रही है एनर्जी। बल्ब में जब लाइट निकलती है तो क्या करती है, सभी डायरेक्शंस में जाती है। ये भी क्या कर रही है, सभी डायरेक्शन में जा रही है। और बेसिकली कहा, हम अर्थ के अंदर जा रही है। अर्थ के अंदर ही तो बात कर रहे हैं। अर्थ के अंदर है ये वेव्स चल रही हैं, तो इनसे हमें क्या मिल सकती है, अर्थ के इंटीरियर की बात कर सकते हैं हम लोग। तो दे हेल्प इन स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। हेल्प इन स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये पूरी बॉडी में मूव कर रही है। पूरी बॉडी में, ठीक है भाई पूरी बॉडी में चल रही ना। जब ये पूरी बॉडी में चलती है तो इनको कहा जाएगा बॉडी वेव्स। क्या कहेंगे, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स। फिर थोड़ी देर बाद चल के क्या हुई, ये सरफेस पे टच हुई। जब सरफेस पे टच हुई तो इनसे एक नई वेव जनरेट होगी, जिन्हें कहेंगे क्या हम, सरफेस वेव्स। ये बात समझ में आ रही है। अभी जब किसी के साथ हम एक चार्ट बनाते हैं, ये जो हमारी सेस्मिक वेव्स हैं, ये क्या है, दो टाइप की है। एक तो हमने क्या कहा, बॉडी वेव्स, और दूसरी है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स होती है दो टाइप की, एक होती है पी, दूसरी होती है एस। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। ठीक है, बॉडी वेव्स कौन कौन सी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो आपकी सरफेस वेव्स हैं, इनकी खोजकर्ता के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। हु डिस्कवर्ड, जिन्होंने डिस्कवर किया है, उन्हीं के हिसाब से इनका नाम रख दिया गया है। एक है रेले वेव और दूसरी है लव वेव। दो लोग हैं, लाइक लव नाम के आदमी थे, उन्होंने खोज की। दूसरी क्या, रेले ने खोज की, तो रेले ने की। अब देखो, अब आपकी ये जो पी वेव्स हैं, ये क्या होती हैं, पी वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेव। भाई आपकी क्या, आपका वेव का डायरेक्शन क्या है, ये है। और मोशन कैसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे, आगे पीछे, ऐसे 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 कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो प्राइमरी वेव्स क्या होती है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ओनली प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। ये बात समझ में आ रही है। और ये क्या कर सकती हैं, ट्रेवल इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या है, सॉलिड में भी जाएंगी, लिक्विड में भी जाएंगी और गैस में भी जाएंगी। ये किसकी बात कर ली हमने, पी वेव्स की। ठीक है, फिर इसी के साथ अगर हम एस वेव की बात करें या सेकेंडरी वेव्स,
ये जो सेकेंडरी है ये होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ये कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का डायरेक्शन कैसे होता है? लाइक अ रो। पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है? परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे थे। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और ये जो आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं ये सिर्फ सॉलिड में चलती हैं, ओनली सॉलिड। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो प्राइमरी वेव्स की स्पीड होती है आपकी 11 से 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं इनकी स्पीड होती है 8 से 5। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? नोट कर रहा हूं, नोट करो। इसके बाद सरफेस वेव्स की बात करते हैं जरा। तो भैया ये क्या थी? बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई थी? बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होती है? हाँ, हाउ डज द Inner movements of Earth. बाय द इनर मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर कोई फ्रिक्शन मूवमेंट हो या टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो या किसी प्रकार का कंप्रेशन हो, टेंशन हो, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होना चाहिए अर्थ के इंटीरियर में, उससे क्या प्रोड्यूस होती है? बॉडी वेव्स। तो दो प्रकार की थी, एक लॉन्गिट्यूडनल और प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद आती है सरफेस वेव्स। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे मैंने बताया था आपको, क्या हाइपोसेंटर से एनर्जी निकली और कहां पहुंची? सरफेस पे। सरफेस पे पहुंची तो क्या है? ये एपीसेंटर। एपीसेंटर क्यों कहा? यहाँ पे जो वेव आई इसकी इंटेंसिटी का इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो क्या प्रोड्यूस हुई? यहाँ पे प्रोड्यूस हुई सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स भी बेसिकली ट्रांसवर्स ही होती है। नेचर कैसा होगा इनका? ट्रांसवर्स। और क्या होगा? ये होती क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बॉडी वेव्स। भाई बॉडी वेव्स आगे जब टकराएंगी तो क्या होगा? तभी तो सरफेस वेव्स बन रही है। कोई दिक्कत नहीं। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी यही होती है। जितना भी आपको जब भूकंप आता है आपको जो नुकसान पहुंचता है वो किससे पहुंचता है? सरफेस वेव से। क्योंकि सरफेस पे आती है तो ऑब्वियसली बात है भाई सरफेस पे आप रह रहे हो, सरफेस वेव भी आपको सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन इनकी स्पीड पता है कितनी होती है? 4 से 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत कम होती है और 3 तक आ जाती है। ये मान चलिए 5 से 3। तभी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? खबड़ा है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो पी वेव और एस वेव का एक बेसिक कैरेक्टर है, वो ध्यान रखना। क्या? पी वेव में जैसे ही मीडियम चेंज होगा, अगर मान लो 2 मीडियम है, एक मीडियम ऊपर वाला दूसरा नीचे वाला, मीडियम चेंज होगा तो ये अगर ऐसे आ रही है दूसरे मीडियम में घुसकर ये मुड़ जाएगी, यानी बेंड हो जाती है। चेंज ऑफ नॉर्मल हो नहीं, अरे वो वाला वो मिरर में था ना ऐसा। मिरर वाला नहीं है, बस ये बेसिकली रिफ्रेक्शन हो रहा है, अपने पथ से डेविएट हो रही है। तो व्हेन मीडियम चेंजेस पी वेव्स चेंजेस पाथ और बेंड। क्या करती हैं? और बेंड हो जाती है, झुक जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन भाई हम सेकेंडरी वेव की बात करें, सेकेंडरी वेव में भी भाई हमने कहा 2 मीडियम है। ये पहली बात तो सॉलिड में चलती है, एक मीडियम से आई और दूसरा मीडियम
चेंज होते ही ये क्या हो जाएंगी, खत्म। खत्म हो जाएंगी, यानी एंड हो जाती है। चेंज ऑफ मीडियम कॉजेस एंड चेंज ऑफ मीडियम कॉज बेंड इन वेव। Waves। ये बात याद रखना ना, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप वेव्स के नेचर को भी समझ जाएंगे और अर्थ का इंटीरियर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट उसमें हेल्प हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा मैं ये कहूं कि अर्थक्वेक जो है सबसे पहले किस जगह दिखाई देगा, क्या? यहाँ पे अर्थक्वेक का इफेक्ट सबसे पहले दिखाई दे रहा है, या ये क्या है बॉडी वेव्स का इफेक्ट सबसे पहले किस जगह मिलता है, Epicenter। एपिसेंटर पे याद रखना। एपिसेंटर सबसे पहले भी दिखाई देगा और सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ज्यादा भी इफेक्ट हमें वही दिखाई देगा, याद रखिएगा। नेपाल, जापान। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो पी वेव्स का। व्हेन मीडियम चेंजेस पी वेव बेंड, और सेकेंडरी में क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ मीडियम कॉज एंड ऑफ वेव। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है, चेंज ऑफ मीडियम कॉज एंड ऑफ वेव। तो यहां तक बात समझ में आ गई भैया। आपके पास क्या है, सिस्मिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, बाय डिस्टर्बेंस इन अर्थ, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तो उससे बॉडी वेव्स होंगी। बॉडी वेव्स कौन कौन सी है, पी वेव, पी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। इनका इफेक्ट सबसे पहले जहां होगा उस जगह को हाइपोसेंटर। एपिसेंटर। एपिसेंटर, जहां ये ओरिजिनेट हुई है वहाँ वो क्या है, हाइपोसेंटर। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, बॉडी वेव से पी वेव्स का मीडियम वो क्या होता है, नेचर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और एस वेव्स ट्रांसवर्स होती है, और ये सरफेस वेव्स की आपकी ट्रांसवर्स होती है। स्नेक लाइक मूवमेंट आपको दिखाई देगा इनमें। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ बॉडी वेव्स जहां पे होगी वहीं पे सरफेस वेव्स क्रिएट होती हैं। तो ये क्या होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव भी होती है। स्पीड 5 to 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, मतलब सबसे धीमी कौन चलती है, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स ही चलती है। फिर मैंने आपको और क्या बताया, प्राइमरी वेव्स अगर मीडियम चेंज हो जाए तो बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती हैं, और सेकेंडरी वेव्स मीडियम बेंड चेंज हो जाए तो खत्म हो जाती है। सेकेंडरी सरफेस वेव्स। सॉरी, हाँ, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी। अब क्या हुआ, हमें विश्वास हो गया कि भैया हमको ये क्या इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बता रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हमने कहा चलो ठीक है, अर्थ के इंटीरियर की बात पढ़ ली जाए। कहीं कैसे पढ़े, कहीं हमारे पास सिस्मिक वेव्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोग सबसे पहले से बात करते हैं एस वेव्स की। सेकेंडरी वेव्स की। हाँ, सेकेंडरी वेव की या बिहेवियर ऑफ एस वेव की बात करते हैं बेसिकली। अच्छा, जब आपने क्या किया, आपने पहली बात पढ़ी कि बॉडी एस क्या है, बॉडी वेव है, तो इसका मोशन कैसे होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, पूरी बॉडी में। ये क्या है, ये इसका हाइपोसेंटर है, और हाइपोसेंटर से क्या हो रहा है, ये चारों तरफ वेव्स जानी चाहिए। बट इसको जब इसको एक्चुअल चेक किया गया, एक्चुअली चेक किया गया तो क्या हुआ, जैसे यहां से वेव निकली, और ये क्या हो रही थी, ऐसे बेंड हो गई। अच्छा, ऐसे चेंज हो गई, फिर यहां निकली, फिर ऐसे बेंड हो गई, फिर यहां निकली, ऐसे बेंड हो गई, और ऐसे करते करते क्या हो रहा था, बीच में एक स्फीयर जैसा एरिया खाली हो रहा था। ये बात समझ में आ रही ना, क्या हो रहा था, हर बार जैसे ही ये बेंड करती थी क्या, तो 105 डिग्री तक ही हमको ये दिखाई दे रही थी, इसके आगे नहीं दिखाई दे रही थी। बेसिकली हम कहें कि ऐसे फिगर बना है, अगर ये एक्स वेव साइड ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, ये बात समझे। तो क्या हर बार 105 डिग्री दिखाई दे रही है, ये भी इधर से निकली तो 105 डिग्री पे ही दिखाई दी, लेकिन इसके आगे हमको नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ऐसा क्यों, तो ऐसा पॉसिबल क्या था कि भाई क्या हुई होगी, ये मुड़ गई होगी, तभी संभव है। सीधी आ जाती तो आर पार दिख जाती। अब क्या हुआ, या हो सकता है कि यहां से जब वेव गई होगी तो वेव खत्म हो गई। भाई सीधी वेव्स गई तो सारी ढेर सारी वेव्स होगी, ऐसा नहीं है सिर्फ अकेली थी, तो बाकी वेव्स क्या हुई, अंदर जाके खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब एस वेव्स कब खत्म होती हैं, जब मीडियम चेंज होता है, और ट्रेवल कहां करती है, सॉलिड में। ये बात तो समझ आ गई।
तो इससे हमें ये पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, देयर इज सम Solid part. Other मीडियम। Medium. Solid. अब देखो सम अदर मीडियम, भाई अर्थ सरफेस तो हमारी सॉलिड थी। Solid. अब दूसरी बात ये कि गैस क्या कभी भी किसी सॉलिड से हल्की हो सकती है? नहीं. गैस तो कभी भी हल्की नहीं हो सकती है, इसलिए एक तो पॉसिबिलिटी है कि अंदर गैस नहीं है। Gas. हल्की है तो ऊपर ही निकल जाएगी ना, भारी होती तब नीचे रहेंगी। हाँ। और गैस हमेशा क्या होती है, हल्की होती. हल्की होती, तो वो तो पक्का है कि सेंटर पे गैस नहीं होगी, होगी तो निकल जाएगी वो, बिकॉज दे आर लाइटर। फिर अब क्या किया जाए, अब क्या हो सकता है, Liquid. यहाँ पे लिक्विड, क्या लिक्विड भारी हो सकता है सॉलिड से? हाँ। हो सकता है भाई, लकड़ी हमारी तैरती है पानी पे, प्लास्टिक डालो तो भी तैरती है. तैरता है, हाँ. ऐसे तो दिखता है ना। ये लिक्विड क्या है, भारी है सॉलिड से. सॉलिड से भारी है तभी Dense तैरती है. है। क्या डेंस है। ये बता रहा ना, लिक्विड क्या हो सकते हैं, डेंस भी हो सकते हैं। अब ये सॉलिड नहीं है तो ये पता चला जो इंटीरियर में पार्ट है वो क्या है, लिक्विड है। जो अर्थ की कोर है वो किसकी बनी हुई है, लिक्विड की बनी हुई है, बाय द स्टडी ऑफ सिस्मिक Waves. वेव्स। एस वेव्स की हमने पढ़ाई की, ये बात समझ में आ रही? लिक्विड अब जरूरी नहीं कि वाटर है। नहीं वाटर नहीं होगा, लिक्विड, लिक्विड में मैग्मा है, मैग्मा है। क्योंकि बहुत सारे मटेरियल है अर्थ के अंदर। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो उसमें हम आपको बताएंगे कहां पे कौन सा मटेरियल मिलता है, कौन सी स्टेट लिक्विड है, कौन सी सॉलिड है। यहाँ पे कोई समस्या आई यहाँ तक? हमने क्या किया, हमने कहा एस वेव्स डाली, और एस वेव्स जैसे डाली तो क्या कर रही थी, 105 डिग्री के एंगल पे बेंड हो रही थी। कभी कभी यहाँ 103 डिग्री में लिख के आ जाता है, ठीक है। 105 से 103 डिग्री बेंड हुई, हर बार यही हो रहा था, यहाँ नहीं, यहाँ भी 105 डिग्री का बना, यहाँ नहीं, यहाँ भी 105 डिग्री का बना। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, एक बीच में एक स्फेरिकल शेप बच गया जिसपे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। दैट मीन्स इस स्फेरिकल शेप का नेचर क्या होगा, Different. स्टेट इसकी डिफरेंट होगी। अब हमारे पास सॉलिड तो पहले से ही है, सेंटर पे गैस हो नहीं सकती, बिकॉज गैस इज ऑलवेज लाइटर देन सॉलिड्स। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड ही होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब भी एस वेव्स गई तो एस वेव क्या कर रही थी, 105 डिग्री से आगे हमको दिखाई नहीं देती है। 100, अगर हम ये कहते हैं कि ये वाला फिगर देख लें, जैसे तुम यहां से डाली तो क्या देख रहे हो, 105 पे यहां आ गई, यहाँ 105 पे आ गई, लेकिन इसके आगे हमें क्या दिख रहा है, कोई भी एस वेव नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, एस वेव शैडो जोन भी बोल सकते हैं। वो क्या रहा था कि बेसिकली ये वेव्स क्या कर रही थी, बेंड हो जा रही थी, बेंड हो जा रही थी, बेंड हो जा रही थी हर जगह। भाई जब सेम रीडिंग ली तो हमें ये पता चला कि क्या है, अंदर सॉलिड तो नहीं है। क्या नहीं है, सॉलिड नहीं है, और गैस होने की संभावना भी नहीं है, गैस की पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज दे आर ऑलवेज लाइटर देन सॉलिड्स। सो वी कंक्लूडेड दैट बाय एक्स्ट्रा, हमने क्या किया और अच्छी डीप स्टडी की, और हमें पता चला द सेंटर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लिक्विड, या जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लिक्विड। अब आपको ये लिक्विड मिलेगा कहां से, ये जो आपकी लेंथ है ये है 2900 किलोमीटर, ये तो सॉलिड मिल जाएगा। अब आपको इसका रेडियस भी तो पता होना चाहिए, ये स्फीयर का रेडियस है 3500 किलोमीटर। 6400 में माइनस कर दिया 2900। ठीक है, तो सॉलिड आपका कितना आ जाएगा, 2900 जो सॉलिड पार्ट है, और 3500 लिक्विड जोन, यानी कोर ऑफ द अर्थ एट 3500 किलोमीटर इज इन लिक्विड स्टेट, एंड द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप टू 2900 किलोमीटर इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हमने इस लिक्विड जोन को क्या कहा है, कोर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसी में हमने आगे बात करनी है क्या, किस वेव की, पी वेव की। अब हुआ क्या था, यहां मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होते ही एस वेव्स के साथ क्या होता है, एंड हो जाती है। लेकिन पी वेव्स के साथ ऐसा कुछ था क्या, बेंड होती है, वो बेंड होती है, एंड होती है। तो इसमें भैया फिर से हमारी मान्यता क्या थी, निकलेगी और सब जगह फैल जाएगी। ये क्या थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है,
कुछ फिगर समझ में आ रहा है? ये देखो, नहीं भैया आप समझा तभी समझ में आएंगे। देखो हुआ क्या, सपोज दैट ये मान लो कि ये एपिसेंटर है, ये समझना था। इससे क्या निकली? ढेर सारी वेव्स। वेव्स निकली। दोबारा बनाते हैं, थोड़ा गंदा हो गया, हम समझ आ रहा है। ने कहा कि क्या था आपका एपिसेंटर, ये 11 लाख की है, ये 8 लाख 29 है, 11 लाख की आती है। हाँ भाई 900 सीसी है, उड़ती भाई उड़ती है। मर्सिडीज E-Class देखी है? मर्सिडीज E-Class इलेक्ट्रिक कार। जितनी मस्त है उतनी सब है। अब देखो ये दिख रहा है। हाँ। अब पी वेव्स के साथ क्या हुआ? पी वेव्स जब जनरेट हुई, पी वेव्स जब जनरेट हुई, जैसे ही ये अंदर की तरफ बढ़ी तो क्या हो रहा? इनमें एक डिफ्लेक्शन देखा गया। यहाँ 105 डिग्री तक तो ठीक था, क्योंकि ये सरफेस से टच होकर बेंड हो गई, कोई समस्या नहीं हुई। फिर क्या हुई? जब ये मीडियम चेंज हुआ तो अंदर गई तो एक बार ये बेंड हुई, फिर अंदर गई तो फिर बेंड हुई। जब मीडियम चेंज हुआ भाई, 2 बार मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये क्या हुई? 145 डिग्री पे दिखाई दी। ऐसे ही हमने यहां भी देखा कि यहाँ भी 105 डिग्री तक है, यहाँ 145 डिग्री, और इस बीच में हमें कोई भी वेव नहीं मिली। इस जोन में क्या हुआ? हमें कोई भी वेव नहीं मिली। इसको हम बोलते हैं पी वेव शैडो जोन। अब पी वेव का मैंने आपको नेचर क्या बताया था? दे डिफ्लेक्ट विद द चेंज ऑफ मीडियम। चेंज होगी तो हमें ये पता चला भैया क्या हो रहा है। बार बार हमने हर जगह से डाली तो हर बार सेम रीडिंग आ रही थी कि भैया मैंने यहां से डाली तो यहां से फिर वो डिफ्लेक्ट हुई। तो ये जो एंगल था 105 से लेके 1045 तक, 105 से 145 के बीच में हमें कभी भी कोई पी वेव नहीं मिली। ये कांस्टेंट रीडिंग आ रही थी लगातार। तो इससे हमें ये पता चला कि देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड द अर्थ विच इज ऑफ डिफरेंट मैटर। वो क्या होगी? उसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। ये बात समझ में आ गई? ये फिगर बनाओ। पी वेव शैडो जोन बोल सकते हैं, या इस यहां क्या है? नो पी वेव्स। क्या होगा? जैसे ही पी वेव लिक्विड जोन में घुसी, उसके बाद डिफ्लेक्शन के बाद वो कहां दिखाई देती है? 105 के बाद 145। इस बीच में हमको कोई भी पी वेव नहीं दिखाई देगी। फिर पी उसके बाद 180 तक पूरी दिखाई देगी। तो पी वेव शैडो जोन याद रखिएगा 105 से 145 डिग्री तक। ठीक है, तो बेसिकली हमें इससे क्या पता चल रहा है? जब हमारे लिक्विड जोन में गई तो उसमें क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। 105 से 145 डिग्री के बीच में हमें कभी भी पी वेव नहीं मिली। एंड इट शोज द डिफरेंट डेंसिटीज इनसाइड द अर्थ। इससे हमें क्या पता चलता है? डिफरेंट डेंसिटी है इनसाइड द अर्थ, और हमें अलग अलग मटेरियल्स की डेंसिटी भी पता है, तो हम उनसे उनका कंपैरिजन करेंगे। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ या केमिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, जिसमें हम सियाल, सीमा, कोर, मेंटल, क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरिस्फीयर, इन सब की बात करेंगे। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, लिख सकते हो तुम लोग, ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी द पी वेव्स रिफ्लेक्ट्स।